Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos, so please stay connected with it. Okay, so let's start our unit 3, that is types and modes of translation. तो इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। सब चीज़ का मतलब जानेंगे डेफिनेशन के साथ। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो ये यूनिट का नाम है टाइप्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसलेशन, हम पहले इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। कि ट्रांसलेशन जो ये हमारा टॉपिक है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी किस किस तरह का होता है ये, और इसके क्या क्या मोड्स होते हैं, यानी किस तरीके का होता है और क्या इसकी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस वर्ड ट्रांसलेशन, यानी किसी भी एक लैंग्वेज से हम उसको दूसरे लैंग्वेज में जब चेंज करते हैं, उसकी भाषा बदलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़, जानते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ट्रांसलेशन स्टडीज़ इज़ एन एकेडमिक इंटरडिसाइपल डीलिंग विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द थ्योरी, डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटिंग एंड लोकलाइजेशन। तो ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है ये क्या है, एक एकेडमिक इंटरडिसाइपल। अब ये जो वर्ड है इंटरडिसाइपल, इसका मतलब होता है मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी एक से ज़्यादा ब्रांच नॉलेज का, ठीक है। डीलिंग विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ थ्योरी, यानी कोई चीज़ अगर लिखी हुई है, लिखित में है, थ्योरी डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन करने के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटिंग, यानी उस चीज़ की व्याख्या करना, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, एंड लोकलाइजेशन, यानी उसको फिक्स करना किसी एक जगह पे, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं स्थान निर्धारण, यानी उसको कोई एक लोकेशन दे दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द थ्योरी, डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो हमने इसको फर्स्ट पॉइंट में ही समझ लिया कि ये क्या है। ये इस तरीके की स्टडी है जो किसके साथ डील करती है, थ्योरी के साथ, उसका डिस्क्रिप्शन करती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी उसका हम ट्रांसलेशन भी करते हैं एक लैंग्वेज से इनटू अनदर लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बिकॉज इट एग्जामिन्स ट्रांसलेशन नॉट ओनली एज इंटरलिंगुअल ट्रांसफ़र बट ऑल्सो एन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे दो वर्ड है इंटरलिंगुअल, इसका मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू टू लैंग्वेजेस, यानी दो भाषाओं से संबंधित होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरलिंगुअल, ठीक है। ट्रांसफ़र बट ऑल्सो एंड इंटरकल्चरल, यानी एक टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कल्चर्स, ठीक है। यानी किसी भी दो संस्कृति को हम ले सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा संस्कृति को ले सकते हैं। तो इसमें जो ट्रांसलेशन करता है, किसकी जांच होती है इसमें, ट्रांसलेशन नॉट ओनली इंटरलिंगुअल ट्रांसफ़र, यानी किसी एक चीज़ में नहीं होता है, यानी अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो ये दो लैंग्वेज के बीच में होगा, और या फिर ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि हम उसमें दो लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो हम ट्रांसलेशन करेंगे एक से दूसरे में। तो इसी तरीके से यहाँ पे कल्चर को भी इंक्लूड कर दिया है कि अगर कल्चर है तो सिर्फ एक ही नहीं होगा, उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरडिसाइपल विच टचेज ऑन अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग कंपैरेटिव लिटरेचर, यानी कि क्योंकि इंटरडिसाइपल इस वर्ड का मतलब ये है किसी भी एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज इसमें इंक्लूड होगी, मोर देन वन लैंग्वेज। तो इसमें ये क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग कंपैरेटिव लिटरेचर, यानी किसी भी दो लिटरेचर में कंपैरिजन करना, कल्चरल स्टडीज़, यानी हमारी संस्कृति से रिलेटेड उसकी स्टडी करना, जेंडर स्टडीज़, कंप्यूटर स्टडीज़, साइंस, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज से संबंधित, यानी भाषा से संबंधित, ठीक है, फिलॉसफी, यानी फंडामेंटल नॉलेज उससे रिलेटेड, एंड सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स एंड देयर यूज़, कि किस तरीके से जो साइंस होते हैं, जो सिम्बल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसका यूज़ हम किस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। साइंस वही जिस तरीके से हम पंचुएशन मार्क होते हैं ना, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन स्टडीज़ इन ऑफन पेयर्ड विद इंटरप्रेटिंग ऑल्दो द टू आर डिस्टिंक्ट फील्ड्स।
और ये जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है ये किस तरीके से पेयर की जाती है, हमेशा दो लैंग्वेजेस में, दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग फील्ड में, क्योंकि ट्रांसलेशन वर्ड ही है और इसमें ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि इसमें दो लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तभी हम, क्योंकि ट्रांसलेशन हम उसी को कहते हैं जब एक लैंग्वेज से हम उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, तो वो कहते हैं हम ट्रांसलेशन। तो इसमें दो लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन स्टडीज एंटेल्स द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन both as applied practice and also as a mean of understanding the movement and transfer between diverse language and cultures। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है वो किन किन बातों पे जोर देता है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन में ये दोनों चीज़ों पे जोर देते हैं, ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उस पर भी, और जो कल्चर है उस पर भी, दोनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन स्टडीज़ डील्स विद द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ है ये क्या करता है, किस चीज़ पे डील करता है, यानी एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रांसलेटर, की जो ट्रांसलेटर है उसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बारे में कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रांसलेट करना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन स्टडीज़ प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर वेरियस करियर्स। जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ टॉपिक जो है ये बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनको प्रिपेयर करता है, जो अलग अलग तरीके के जो भी करियर है उनको आगे क्या करना है उसके लिए प्रिपेयर करता है, हेल्प करता है कि उनको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए उनके फ्यूचर के लिए, राइट। सम ग्रेजुएट्स चूज़ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर। तो जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो फ्रीलांस ट्रांसलेटर बनेंगे। अब ये होता क्या है, फ्रीलांस का मतलब होता है द वन हु ट्रांसलेट रिटन मटेरियल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी जो लिखी हुई चीज़ है उसी को वो चेंज कर देते हैं बिल्कुल फ्री वे में, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स। तो कुछ जो भी ग्रेजुएट्स होते होंगे, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो क्या किस में अपना करियर चाहते हैं कि वो फ्रीलांस ट्रांसलेटर बने। ओके, तो सेकेंड टॉपिक हमारे इस थर्ड यूनिट का क्या है, ट्रांसलेशन एंड कल्चर। तो ट्रांसलेशन का मतलब अब तो सबको क्लियर हो चुका होगा आई होप, ठीक है। और कल्चर का मतलब यानी संस्कृति, जो कि हमारे फूड से रिलेटेड है, और जो भी हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे क्लोथ्स है, जो हम पहनते हैं कपड़े, वो सारी चीज़ें एक तरीके से हम अपना कल्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द बिगिनिंग ट्रांसलेशन वॉज सीन एज द वे टू इम्प्रूव वंस ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। शुरू से ही इस बात को देखा जाता है कि जो ट्रांसलेशन है, जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, उसको किस तरीके से लिया गया है कि ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है क्या चीज़, हमारी लैंग्वेज को और हमारे कल्चर को। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कल्चरल ट्रांसलेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन वाइल रिस्पेक्टिंग एंड शोइंग कल्चरल डिफरेंसेस। तो कल्चरल ट्रांसलेशन क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन वाइल रिस्पेक्टिंग एंड शोइंग कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें फ़र्क हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे किस चीज़ का फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन सॉल्व्स सम इश्यूज़। इस तरीके के जो भी ट्रांसलेशन है वो कुछ इश्यूज़ को सॉल्व कर देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, जो कि लिंक्ड होती हैं किससे, कल्चर से, सच एज डायलेक्ट्स, यानी लैंग्वेजेस जो भी होती हैं, फूड एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, या फिर बिल्डिंग की जो डिज़ाइन होती है वो सारी चीज़ें आर्किटेक्चर, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस होते हैं सब कुछ सॉल्व हो जाते हैं इस वाले ट्रांसलेशन से। क्या क्या चीज़ें जो भी हमारे भाषा से संबंधित होती हैं, डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब लैंग्वेज, ठीक है, फूड वगैरह से और आर्किटेक्चर से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, it helps to connect cultures and eradicate the cultural differences that may be present। और सबसे मेन रोल क्या है ट्रांसलेशन का, कि ये क्या करता है, अलग अलग कल्चर्स को कनेक्ट करता है और इरेडिकेट करता है कल्चरल डिफरेंसेस को, यानी जड़ से ख़त्म कर देता है जो भी डिफरेंसेस है, जो भी अंतर है, ऊंचे नीचे का फ़र्क है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है, जो कि शायद अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी मौजूद है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेंटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ का मतलब, यानी अर्थ,
एंड लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ये एक तरीके से ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट डन बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली, कि एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना, लिटरल ट्रांसलेशन, राइट। तो सिमेंटिक का मतलब क्लियर हो गया, यानी किसी भी शब्द का मतलब, किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई शब्द है तो उसका क्या मतलब है, यानी सिमेंटिक। और लिटरल ट्रांसलेशन यानी वर्ड बाय वर्ड, एक एक चीज़, एक एक जो वर्ड है उसका मतलब सेपरेटली, ठीक है, अलग से उसका मतलब, अलग से उस वर्ड का ट्रांसलेशन करना। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। सिमेंटिक ट्रांसलेशन मीन्स दैट द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द ट्रांसलेशन इज टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड सेंटेंसेस। तो इसका पूरा मोटिव क्या है सिमेंटिक ट्रांसलेशन का, कि जो भी डॉक्यूमेंट हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो भी फ्रेज़ है या फिर जो भी सेंटेंस है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या है ये, एक स्टडी है किस चीज़ का, मीनिंग ऑफ वर्ड की, जो वर्ड है उनका क्या मतलब है। मैनी वर्ड्स हैव वेरी सिमिलर मीनिंग एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश सब्टल डिफरेंसेस बिटवीन दैम, कि जो बहुत सारे शब्द होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो जो छोटे छोटे जो सिमिलर चीज़ें हैं उसका डिफरेंस निकालें, उसका जो अंतर है वो समझ सकें, ठीक है। कि क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड है वो कभी कभी सेम होते हैं और हम समझ जाते हैं कि उसका मतलब भी वही होगा, लेकिन हमें उतना समझदार होना है कि हम उनका जो भी डिफरेंसेस है उन दोनों वर्ड में वो समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर एंड रेज, दोनों का मतलब ऐसे गुस्सा ही होता है, पर देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सेम है, ठीक है। एंगर एंड रेज आर सिमिलर इन मीनिंग, दोनों सिनोनिम्स हैं, बट रेज, जो रेज है वर्ड इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन रिएक्शन टू अ सिचुएशन देन। जो वर्ड है रेज और एंगर, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किसका है, रेज का। हम ज़्यादा गुस्सा के लिए अगर हम बात करें तो हम रेज वर्ड का यूज़ करेंगे, ना कि एंगर का, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, एंगर का मतलब भी गुस्सा होता है और रेज का मतलब भी गुस्सा होता है, लेकिन जब हमें दिखाना है कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उस वक्त हम रेज जो वर्ड है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि रेज का यूज़ करेंगे, एंगर का यूज़ नहीं करेंगे। भले दोनों का मतलब सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, रेज जो है वो ज़्यादा गुस्सा करता है, एंगर जो है वो कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड मोस्ट क्लोजली रिप्रोड्यूसेस द ओरिजिनल टेक्स्ट इन अ फॉरेन लैंग्वेज, कि ये जो मेथड है सिमेंटिक का, ये क्या करता है, ज़्यादातर क्या करते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है उसको फॉरेन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, वाइल मेंटेनिंग कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए, जो टॉपिक है यानी कॉन्टेक्स्ट है वो भी, और उसका जो कल्चर है वो भी। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, द स्टडी ऑफ सिमेंटिक्स इंक्रीजेज अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ वर्ड मीनिंग सेंटेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। जो स्टडी है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं हम सिमेंटिक के ऊपर, ये क्या करता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करता है, अवेयर करता है, उनको जागरूकता लाता है। किस लिए, जो शब्द हैं, जो मतलब है, जो सेंटेंसेस है और जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक है, उन सब का मतलब अच्छे से उनको समझ में आए, इसलिए वो हेल्प करता है। क्या चीज़, ये जो स्टडी है सिमेंटिक का वो। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। ये है लिटरल ट्रांसलेशन, और यू कैन से वर्ड फॉर वर्ड। इन दोनों का मतलब सेम है, लिटरल ट्रांसलेशन एंड वर्ड फॉर वर्ड। इट इज़ ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट डन बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली। कि क्या करता है लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को सेपरेटली उसका ट्रांसलेट करता है, विदाउट लुकिंग एट हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड। और उसमें इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता कि जो शब्द हैं वो किस तरीके से यूज़ किए गए हैं टुगेदर इन अ फ्रेज़ और सेंटेंस, कि किसी भी फ्रेज़ में उसको यूज़ किया गया है या फिर सेंटेंस में, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो वर्ड है एक एक शब्द को इसमें ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अकॉर्डिंग टू न्यूमार्क। अब ये न्यूमार्क कौन है, ये है प्रोफेसर ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। न्यूमार्क, लिटरल ट्रांसलेशन इज़ अ ट्रांसलेशन प्रोसीजर, ये इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो न्यूमार्क है इनके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन क्या है हम ये देख रहे हैं। लिटरल ट्रांसलेशन इज़ अ translation procedure in which the SL grammatical constructions are converted to their nearest TL equivalents। जो SL grammatical constructions हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, जो TL equivalents होते हैं उनमें। अब SL क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज, और TL क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द सोर्स लैंग्वेज कैन ईजिली बी ट्रांसफर्ड इनटू द टारगेट लैंग्वेज। और इसको कब यूज़ किया जाता है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? जब मीनिंग ऑफ सोर्स लैंग्वेज ईजिली, जो भी सोर्स लैंग्वेज है उसको हम ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें? टारगेट लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द मेन यूज़ ऑफ वर्ड फॉर वर्ड यानी लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, हमने पहले ही जान लिया कि लिटरल ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड दोनों का मतलब सेम है। ट्रांसलेशन इज़ आइदर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज और टू कंस्ट्रू अ डिफरेंट टेक्स्ट एज प्रेजेंटेशन प्रोसेस। तो इसका मेन यूज़ क्या है? वर्ड फॉर वर्ड का मेन यूज़ क्या है? इसका मतलब है कि आइदर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ सोर्स लैंग्वेज, या तो जो सोर्स लैंग्वेज है उसके मैकेनिक को समझना, और टू कंस्ट्रू यानी किसी भी चीज़ का मतलब निकालना, उसको समझना। अ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट, किसी भी डिफ़िकल्ट टेक्स्ट का अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना एज प्रेजेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फ्री सेंस टू सेंस एंड लिटरेरी ट्रांसलेशन। अब ये फ्री सेंस टू सेंस क्या है, इसको हम समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में, फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है लिटरली ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसका पॉइंट, लिटरल ट्रांसलेशन बीइंग सुटेबल फॉर ओनली सम काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। ये जो लिटरल ट्रांसलेशन है ये किसी अलग मतलब अलग तरीके का जो टेक्स्ट है वहाँ पे सूट करता है, मतलब वहाँ पे इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है लिटरल ट्रांसलेशन फॉर ट्रांसलेटिंग सच टेक्स्ट। और इस तरीके के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर रिजॉर्ट्स टू अनदर टाइप नोन एज फ्री ट्रांसलेशन। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो किसी और तरीके का, किसी और टाइप का सहारा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इन फ्री ट्रांसलेशन द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट अपीयर्स टू बी फ्री। इसमें क्या होता है, जो भी हमने ट्रांसलेट कर दिया जिस भी डॉक्यूमेंट को, वो कैसा दिखता है? वो फ्री दिखता है फ्रॉम द वर्ड फॉर वर्ड इक्वालेंट्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट। और ये जो झमेला होता है ना कि इक्वालेंट करना है, इन सब से अलग होता है, मतलब उसमें ये सब फ्री दिखता है, उसमें ये सब नहीं देखा जाता कि वो इक्वालेंट है या नहीं है सोर्स लैंग्वेज या फिर टारगेटेड लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ये सब चेक नहीं करते हैं। फ्री ट्रांसलेशन है, इसका नाम ही है फ्री ट्रांसलेशन, यानी ये इन सब चीज़ से दूर है। ठीक है, इन सब चीज़ से फ्री है, बिल्कुल एकदम फ्री। इसमें कुछ इक्वालेंट्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, हमें किसी भी इक्वालेंट्स पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, literal type of translation is suitable for those texts which have more information content. Free translation suits those texts which also evoke a particular emotional response among its reader. तो लिटरल टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ सुटेबल फॉर दोज, जो लिटरल टाइप के जो ट्रांसलेशन होते हैं वो सुटेबल होते हैं किसके लिए? विच हैव मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट, जहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, एंड फ्री ट्रांसलेशन सूट्स फॉर दोज टेक्स्ट विच ऑल्सो इवोक अ पर्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्स अमंग इट्स रीडर। जो फ्री ट्रांसलेशन है ये क्या करता है, जब उसका जो रीडर है, जो फ्री ट्रांसलेशन को जो रीड कर रहा है, जो रीडर है उसने उसको रीड कर लिया और उसके ऊपर एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, वो इमोशनली उन चीज़ों को समझ रहा है जो भी वो पढ़ रहा है, और उस पर उन सबको पढ़ने के बाद उस पर एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री ट्रांसलेशन की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। फंक्शनल का मतलब इफ़ेक्टिव कह सकते हैं हम एक तरीके से, एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है अ ट्रांसलेशन दैट अचीव्स द इंटेंडेड पर्पस कॉल्ड फंक्शनल। कि एक ट्रांसलेशन है जो कि इंटेंडली पर्पसली जैसा चाहता था वैसा ही वो ट्रांसलेट हो चुका है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल। विच मीन्स, और जिसका मतलब क्या है, दैट अ टेक्स्ट वर्क्स फॉर इट्स रिसीवर्स इन अ पर्टिकुलर कम्युनिकेटिव सिचुएशन इन द वे द सेंडर वांट्स इट टू वर्क। मतलब जब भी हम किसी को सेंड कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी टेक्स्ट हम सेंड कर रहे हैं और वो उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसा हमने चाहा था। ठीक है, और वैसा ही वो उसने रिसीव कर लिया, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही वो ट्रांसलेट होकर रिसीवर को मिल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है इसका एक्सप्रेसिव। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। इट मीन्स एक्सप्रेस द स्पीकर्स फीलिंग। इसका क्या मतलब है कि जो स्पीकर है उसके फीलिंग्स को बताना।
दिस फोकसेस ऑन एड्रेसर, इट मीन्स दैट द स्पीकर एड्रेसेस अ मैसेज। और इसमें क्या होता है एक्सप्रेसिव में, जो भी फोकस किसके ऊपर होता है कि जो मैसेज है, जो स्पीकर है उसका मैसेज क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, द एम ऑफ द एक्सप्रेसिव फंक्शन। और इसका एक्सप्रेसिव फंक्शन का क्या एम है, टू कन्वे, मतलब क्या काम है इसका, तो बताना, क्या बताना, द स्पीकर्स इमोशन और एक्सप्रेशन, कि जो स्पीकर है उसके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स और उसका क्या एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है इसका, द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड व्हाट ही इज़ स्पीकिंग अबाउट। और जो एक्सप्रेशन है, जो स्पीकर है उसका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का है और कैसा है और किस बारे में वो बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका एक्सप्रेशन है वो कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, जिस भी बारे में वो बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम पता लगा सकते हैं उसके बोलने के तरीके से, स्पीकिंग से, जेस्चरिंग से, यानी जो भी उसके इशारे हैं उससे, स्माइलिंग, ठीक है, जो भी उसके फेस पे एक्सप्रेशन होंगे, स्माइल कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कैसा है, और पॉइंटिंग, जिसको भी वो पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, अपने बात करने में जब भी वो कुछ बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है उस वक्त, ठीक है, जो भी पॉइंट आउट करेगा उससे हम गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेटिव फंक्शन। द इंफॉर्मेटिव फंक्शन affirms or denies preposition as in science or the statement of a fact. This function is used to describe a word or reason about it. For example, a person who says that the sky is blue is using language to inform others about a known fact. इसका क्या मतलब है कि इंफॉर्मेटिव फंक्शन में इसका काम ही है किसी भी चीज़ को बताना, ठीक है, साइंस के वे में, या फिर कोई भी अगर कुछ बात ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फैक्ट है, उसका यूज़ करके, हम उस फैक्ट का यूज़ करके किसी दूसरे को अगर हम कोई जानकारी देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा कि अ पर्सन हु सेज, कि कोई इंसान है जो कि क्या कह रहे थे, स्काई इज़ ब्लू, ठीक है, तो क्योंकि स्काई तो ब्लू ही होता है तो यहाँ पे उसने एक फैक्ट का यूज़ किया, एंड इज़ यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, टू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट अ नोन फैक्ट, और ये बात सबको पता है और फिर भी उसने इस फैक्ट का यूज़ करके दूसरों को बताया कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। According to the communicative functional approach to translation, first है इसका, translation must be treated as a professional activity performed in a certain setting। कि जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, उसको कैसे करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटी समझ के, ठीक है, मतलब अच्छे से उसको फॉर्मली वे में करना है, ना कि ईजिली ऐसे ही मतलब हल्के में लेके कर दिया, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये काम होता है, ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या बोला कि उसको कैसे करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटी समझ के, परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेटिंग, ठीक है, अच्छे से उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, पहले उसका लोकलाइजेशन करना है कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसलिए हमें उसको कैसे करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटी समझ के। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गोल्स, एम्स एंड इंटेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन एक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ ट्रांसलेटर इन ऑर्डर टू चूज एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजी। कि जो भी कम्युनिकेशन एक्टर्स हैं उन सब के लिए हमें एक ट्रांसलेटर को रखना है, क्यों, क्योंकि जो भी उनके गोल्स, एम्स, जो भी इंटेंशंस हैं उनको चूज़ करने के लिए ट्रांसलेशन के वक्त एक एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजी, कि उनके जो भी गोल्स हैं, जो भी इंटेंशंस हैं, जो भी वो ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर होना चाहिए उनको बताने के लिए, करेक्ट के लिए, ठीक है, करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निकल एंड ऑफिशियल ट्रांसलेशन। टेक्निकल का मतलब किसी भी चीज़ को, टेक्निकल हम इजी लैंग्वेज में बोले तो मैन्युफैक्चर, ठीक है, एंड ऑफिशियल ट्रांसलेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, चलिए समझते हैं, ठीक है। टेक्निकल ट्रांसलेशन इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ मटीरियल्स डीलिंग विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि उन चीज़ों का ट्रांसलेशन जो कि किसके साथ डील करते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो भी तकनीकी हैं, जो भी मैन्युफैक्चर की जा रही हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्निकल ट्रांसलेशन। जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड होगी, साइंटिफिक से और टेक्निकली जो भी हम चेंजेस करेंगे लैंग्वेज में, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेक्निकल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका,
टेक्निकल ट्रांसलेशन रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेटर। अब सीधी सी बात है, अगर किसी भी टेक्निकल चीज़ का हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए टेक्निकल ट्रांसलेटर ही चाहिए हमें, ठीक है। अ क्वालिफाइड टेक्निकल ट्रांसलेटर understands the subject matter and specialized terms of that field in both source and in the target language। क्योंकि अगर हमें अगर टेक्निकल ट्रांसलेशन करना है तो उसके लिए हमें टेक्निकल ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि अच्छी तरीके से क्वालिफाइड हो और मैटर को समझे, सब्जेक्ट का जो मैटर है उसको अच्छे से समझे और सोर्स लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में दोनों को नज़र में रखते हुए फिर उसका टेक्निकल ट्रांसलेशन करे, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन इन्वॉल्विंग द ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय टेक्निकल राइटर्स। अब ये किस तरीके का ट्रांसलेशन है, टेक्निकल राइटर्स के थ्रू बनाया गया और मोर स्पेशली टेक्स्ट दैट रिलेट टू टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट एरियाज और टेक्स्ट दैट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। चलिए तो इसमें क्योंकि ये टेक्निकली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये जो वर्ड है टेक्निकल ट्रांसलेशन, क्योंकि हम जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट है उसका जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो टेक्निकली कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक टेक्निकल ट्रांसलेशन की जो कि हर चीज़ की समझ रखता हो, जो अच्छे से क्वालिफाइड हो, जो सब्जेक्ट का मैटर जो है, जो भी मुद्दा है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है उसको समझे और सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज यानी एसएल और टीएल को भी ध्यान में रखते हुए उसका ट्रांसलेट करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल ट्रांसलेशन। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिएशन। अब इसको जानते हैं क्या है, ठीक है। ट्रांसक्रिएशन इज द मर्जर ऑफ टू वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड क्रिएशन, एक वर्ड क्या है, एक पहला वर्ड है ट्रांसलेशन और दूसरा वर्ड है क्रिएशन, और ये जो ट्रांसक्रिएशन है ये इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। इट्स एन intricate form of translating that preserves the original intent, content, emotion and tone। ये क्या चीज़ है, इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ, मतलब ये एक जटिल फॉर्म है, मतलब डिफ़िकल्ट फॉर्म है ट्रांसलेट का, जो कि बचा के रखते हैं किन चीज़ों को, इंटेंट को, कंटेंट को, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक होता है, इमोशन को और टोन को, इन सब को वो बचा के रखती है, क्या, ट्रांसक्रिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द गोल ऑफ ट्रांसक्रिएशन इज़ टू डुप्लीकेट द मैसेज थॉटफुली एंड सीमलेसली विदाउट ऑडियंस रियलाइजिंग अ ट्रांसलेशन एवर अक्योर्ड। मतलब ट्रांसक्रिएशन का क्या काम है, किसी भी एक मैसेज को डुप्लीकेट करना यानी उसकी ही नकल करना, उसी को सेम टू सेम छाप देना, ठीक है, थॉटफुली एंड सीमलेसली, और इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करना है कि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उनको समझ ही ना आए कि ये कभी ट्रांसलेट भी हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरीके से उसको डुप्लीकेट कर देना है, मतलब जो नकल बनाते हैं ना, नकली रियल का जो असली है उसी के जैसा सेम टू सेम कॉपी करके बना दिया, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं लगना चाहिए कि उसमें कुछ हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ ट्रांसलेशन की गई है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट है इसका, द एक्सपर्ट प्रोड्यूसिंग द ट्रांसक्रिएशन मस्ट हैव द स्किल्स एंड नॉलेज टू नॉट ओनली नो द कल्चरल नॉसेंस of both languages but must understand the spirit of which the original message was created। और इसमें क्या करना है, जो एक्सपर्ट प्रोड्यूसिंग ट्रांसक्रिएशन है उसको क्या स्किल्स होने चाहिए, उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए कि जो कल्चरल नॉसेंस है, जो भी छोटी छोटी संस्कृत की चीज़ें हैं, संस्कृति से रिलेटेड है हमारी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ऑफ बोथ लैंग्वेज, जो भी दो लैंग्वेजेस के हम चेंजेस कर रहे हैं ट्रांसक्रिएशन के थ्रू, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सबको ध्यान में रखना है, बट मस्ट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल मैसेज वॉज क्रिएटेड, कि किस तरीके से जो रियल वाला था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसका डुप्लीकेट बनाया, ठीक है। और उसमें जो कल्चरल नॉसेंस थे ना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी संस्कृति से रिलेटेड, जो भी बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं उसको भी ध्यान में रख के अच्छे से चेंज करना है, ताकि जो रीडर है, ताकि जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल भी शक ना हो कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनको वो रियल ही लगे, ओरिजिनल ही लगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द ट्रांस क्रिएटर में ऑल्सो टेक क्रिएटिव लिबर्टीज एंड मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ट्रांसलेशन इन ऑर्डर टू अपहोल्ड इट्स ओरिजिनल मीनिंग।
यानी जो ट्रांस क्रिएटर है उसको इतना भी पता होना चाहिए, वो इतना अच्छे से फ्रीली तरीके से न्यू जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो ला रहा है, यानी जो भी चेंजेस किए हैं उसने, ठीक है, चेंज करके जो हमने ट्रांसक्रिएशन के थ्रू उसको ट्रांसलेट किया है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए हैं हमने, वो उन जो शब्द को उसने ट्रांसलेट किया है उसका मीनिंग भी बना रहे, जो पहले था उसका मीनिंग अभी भी वही रहे, ठीक है, चेंज करने के बाद भी जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो भी रहे, बना रहे, इसलिए उसको चेंज किया है, ठीक है। ट्रांस क्रिएटर में इतनी सेंस होनी चाहिए, मतलब कि जो उसने चेंज किया है, जो ट्रांसलेट किया है उसका मीनिंग वही रहे, चेंज ना हो, और उसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस भी लाने हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रांस क्रिएटर्स कैन ऑल्सो एडवाइस ऑन द लुक एंड फील ऑफ द क्लाइंट्स कैंपेन, और जो ट्रांस क्रिएटर्स होते हैं वो एडवाइस दे सकते हैं जो भी ग्राहक आते हैं उनके उन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्सपर्ट विल एश्योर दैट ऑल क्रिएटिव सच एज इमेजरी, कलर एंड लेआउट्स अलाइन एंड विल रिजोनेट विद द लोकल मार्केट। तो अगला टॉपिक है हमारा ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, सबटाइटलिंग, डबिंग, वॉइस ओवर्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन, इसको हम शॉर्ट में बोले तो हम इसको AVT बोलते हैं, यानी ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन। अब ये क्या है चलिए जानते हैं। refers to the transfer from one language to another of the verbal components contained in ऑडियो विजुअल वर्क्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि किसी भी ट्रांसलेशन को कैसे करना, वर्बल तरीके से, यानी बोल करके उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। जो भी कंटेंट है हमारा, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है हमें, वर्बली तरीके से, यानी बोल के, ओरली। नेक्स्ट पॉइंट है सबटाइटलिंग, इसका क्या मतलब है, मीन्स पुटिंग अ रिटन ट्रांसलेशन ऑफ स्पोकन डायलॉग ऑन स्क्रीन साइमल्टेनियसली विद द ऑडियो। सबटाइटलिंग का मतलब तो सबको ही पता होगा, सब सीरीज़ देखते हैं। सबटाइटलिंग का मतलब है कि जो भी बात कही जा रही है उसको रिटन वे में स्क्रीन पे लिखना, ठीक है, कि जो भी डायलॉग एक्टर्स बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, सबटाइटलिंग का यही मतलब होता है कि जो भी वो बोल रहे हैं साथ साथ वही चीज़ लिखी जा रही है स्क्रीन पे, उसको हम कहते हैं सबटाइटलिंग। नेक्स्ट है हमारा डबिंग, इसको क्या कहते हैं, डबिंग क्या चीज़ होती है, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल ह्यूमन साउंड्स एंड स्पीच ऑफ द सोर्स वर्जन इनटू द इंटेंडेड टारगेट लैंग्वेज एंड रिप्लेसिंग इट। अब डबिंग में क्या होता है सबको पता है, डबिंग क्या करते हैं, हम उसमें लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, जो भी ह्यूमन वॉइस होती है डबिंग में यही होता है ना कि अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में, तो हमने उसको हिंदी में डब कर दिया, यानी दूसरे की जो लैंग्वेज थी उसको हमने अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, डबिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो मच इन डिमांड टुडे। ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन जो है वो डिमांड में आजकल, क्यों, द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जहाँ पे हम सीरीज़ देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब वो सारे कैसे देख सकते हैं, वो दूसरे कंट्री जो USA के जो भी सीरीज़ है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो उनके जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, उसको हिंदी में डब कर देते हैं, अगर डब नहीं तो सबटाइटल के साथ देखते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से नेटफ्लिक्स में जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसमें ऑडियो विजुअल ट्रांसलेशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा बैक ट्रांसलेशन। बैक ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है, जो कि रिवर्स ट्रांसलेशन का मतलब है रीट्रांसलेट कर देना दोबारा उसको। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीट्रांसलेटिंग, यानी दोबारा से ट्रांसलेट कर देना, रीट्रांसलेटिंग कंटेंट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज बैक टू इट्स सोर्स लैंग्वेज इन लिटरल टर्म, यानी टारगेट लैंग्वेज से उसको दोबारा से चेंज कर दिया, उसको दोबारा से ट्रांसलेट कर दिया, किसमें, सोर्स लैंग्वेज में, इन लिटरल टर्म, यानी वर्ड के साथ उसको चेंज कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डॉक्यूमेंट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज़, कि मान लो अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको हमने इंग्लिश टू चाइनीज़ कर दिया, लेकिन उसको ये बैक ट्रांसलेशन है इसलिए इसमें दोबारा क्या हो जाएगा, वो फिर से वो वैसे ही ट्रांसलेट हो जाएगा। कैसे, कि वो अगर इंग्लिश से चाइनीज़ में हुआ था तो अब वो बैक ट्रांसलेट होके फिर से हम उसको इंग्लिश टू चाइनीज़ में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंक बाउंड एंड अनबाउंड ट्रांसलेशन। तो अब ये बाउंड जो है, ये वर्ड, इसका क्या मतलब होता है भाई, बाउंड का मतलब यानी कोई चीज़
जब बंधी हुई हो किसी चीज़ से, यानी लिमिट में हो, ठीक है, सीमा में रहे। और अनबाउंड का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जो किसी भी चीज़ों से नहीं बंधा हुआ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, रैंक बाउंड ट्रांसलेशन। इट मीन्स दैट द सिलेक्शन ऑफ टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज text equivalent is limited at only one rank, such as word for word equivalence, morpheme for morpheme equivalence, etc. इसका मतलब है कि जो रैंक बाउंड जो ट्रांसलेशन है, इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ से ये घिरा हुआ है कि रैंक बाउंड जो ट्रांसलेशन है इसमें हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है। जो एसएल है वो, टीएल है वो, इसका इक्विवेलेंट है या नहीं है, या फिर मॉर्फेम फॉर मॉर्फेम ये इनका इक्विवेलेंट है या नहीं है, वर्ड फॉर वर्ड इसका इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमें इसमें हर चीज़ को देख के चलना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रैंक बाउंड। यानी ये हर चीज़ों से, इसकी जो सीमाएं हैं ये इन सारी चीज़ों से बंधा हुआ है कि इसमें ये सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इक्वालेंट होनी चाहिए। एसएल जो है वो टीएल के इक्वालेंट होना चाहिए, मॉर्फेम जो है वो दूसरे वाले मॉर्फेम के साथ इक्वालेंट होना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड। इसलिए इसका नाम रखा गया है बाउंड, क्योंकि इसमें बाधाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, ठीक है। और अनबाउंड देखते हैं, अनबाउंड ट्रांसलेशन, इट कैन मूव फ्रीली अप एंड डाउन द रैंक स्केल। और ये जो रैंक स्केल है ये कहीं मतलब फ्रीली अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसमें हम अलग से वर्ड डाल सकते हैं या फिर अलग से हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ट्रांसलेट करते वक्त, ठीक है। तो इसमें हमें उसका ध्यान नहीं रखना है कि जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एसएल और टीएल उसमें ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये अनबाउंड है तो इसलिए हम फ्रीली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ईडियम्स, इन सब का यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, ब्रिसलेट इन कॉली-ल्यूडिन कैटेगराइजेस ट्रांसलेशन इनटू 4 टाइप्स। अब ये जो है ट्रांसलेशन, रैंक बाउंड और अनबाउंड ट्रांसलेशन, इसमें 4 टाइप्स हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है, चलिए देखते हैं, फर्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक ट्रांसलेशन। It refers to the translation of the message with an interest in accuracy of the information that was meant to be conveyed in the SL form, and it is not conveyed with the other aspect of the original language version. इसका मतलब है कि एक ऐसा मैसेज जो कि ट्रांसलेट हुआ और वो किस में दिखाना चाह रहा था, किस में समझना चाह रहा था, वो SL की फॉर्म में, लेकिन इट इज़ नॉट कन्वेड विद अदर एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज वर्जन। लेकिन उसको हमने किसी भी अलग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट नहीं किया, किसी भी अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट नहीं किया। एक मैसेज था जो कि एसएल में ही रहा, ठीक है, यानी सोर्स लैंग्वेज में ही रहा, उसको हमने किसी भी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में चेंज नहीं करा, वो ओरिजिनल लैंग्वेज वर्जन ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्थेटिक पोएटिक ट्रांसलेशन। It refers to the translation in which the translator takes into account the effects, emotion and feeling of an original version. इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है, जो कि ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेशन है उसका जो ट्रांसलेटर है वो क्या क्या देखता है कि जो इमोशन है, फीलिंग्स है, वो कैसी हैं, ओरिजिनल वर्जन का जो फीलिंग्स है, मोशन है, कैसा है वो, ठीक है। मतलब जो भी उसका बनावटी है वो किस तरीके का है। एस्थेटिक पोएटिक ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये है कि जो भी सौंदर्य काव्य है, जो भी मैसेज है, उसका बनावटी कैसा है, ठीक है, कैसा उसका अपीयरेंस है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथनोग्राफिक ट्रांसलेशन, यानी मानव जाति विज्ञान संबंधी। Its purpose is to explicate the culture context of the SL and the TL versions. जो भी culture context है, यानी culture context का मतलब है जो भी हमने translate किया, जो भी language को हमने translate किया उसके कल्चर को भी ध्यान में रख के हमने उसका ट्रांसलेट किया। और क्या एक्सप्लिकेट करना, क्या समझाना, जो एसएल है और टीएल वर्जन है, जो लैंग्वेज, जो रियल लैंग्वेज थी यानी जो सोर्स लैंग्वेज थी और जो टारगेटेड लैंग्वेज थी जो ट्रांसलेट हो गई है, उसको समझाना, उसके कल्चर कॉन्टेक्स्ट को समझाना, इसका काम है किसका, एथनोग्राफिक ट्रांसलेशन का, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि ट्रांसलेटर्स हैव टू बी सेंसिटिव टू द वे वर्ड्स आर यूज्ड एंड मस्ट नो हाउ द वर्ड फिट्स इनटू कल्चर्स। जो ट्रांसलेटर्स हैं उनको इस बात पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए कि किस तरीके से जो वो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेट करते वक्त वो फिट हो रहा है उनके कल्चर में या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड
येस वर्सेस ये इन अमेरिका, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मली येस यूज़ करते हैं लेकिन अमेरिका में वो य यूज़ करते हैं ये। तो इस तरीके से अगर वो जो ट्रांसलेटर है वो कुछ चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अमेरिकन लैंग्वेज में चेंज कर रहा है तो उसको येस और ये का फ़र्क होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन, क्योंकि अब इसका नाम ही लिंग्विस्टिक है और लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द कैरिंग और कम्युनिकेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कि जो हम चेंज कर देते हैं जो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द मीनिंग, क्या मीनिंग है जो कि हमने चेंज कर दिया वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ओके, सो लास्टली हमारा ये टॉपिक है मशीन ट्रांसलेशन, द यूज़ ऑफ मशीन्स इन आवर डेली लाइफ्स दैट इन सम एरियाज मशीन्स हैव रिप्लेस्ड ह्यूमन बींग्स। जो मशीन है ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो इन मशीन्स ने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया, यानी अब ह्यूमन की जगह पे ये मशीन ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीन्स नॉट ओनली गार्ड द एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट्स ऑफ फैक्ट्रीज and offices, but they also record the arrival and departure timings of individual employees। कि मशीन जो है वो क्या करते हैं, वो गार्ड का काम करते हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए हम मशीन को यूज़ करते हैं, एंट्रेंस के लिए, एग्ज़िट के लिए। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में। और वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिकॉर्ड द अराइवल, मतलब ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किस वक्त आते हैं और किस वक्त जाते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स कौन रखता है, ह्यूमन बीइंग की जगह मशीन्स रखते हैं। तो इस तरीके से इन मशीन्स ने हम ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। इसका अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जो भी हम मशीन का यूज़ करते हैं वो कितने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं विदाउट ह्यूमन माइंड इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसमें इंसान के दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सबको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर लेते हैं वो टेक्स्ट को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। उनको किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सब कुछ कर लेते हैं। इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बाय अ कंप्यूटर विद नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। और वो किस तरीके का ट्रांसलेशन है, जो कि कंप्यूटर करती है विद नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यानी किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये मशीन ट्रांसलेशन है इसलिए कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले मैंने 2 यूनिट जो है, यूनिट 1 और यूनिट 2, वो वीडियोस भी पोस्ट कर दी हैं, तो आप पहले उन दोनों को देख लीजिए और फिर ये जो यूनिट है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, वो सारे अब सॉल्व हो गए हों। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस video and share it with your friends as well, and do subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.